हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे। आपका योग्य भारत प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा पॉलिटी में वो रहेगा जुडिशरी, न्यायपालिका। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई न्यायपालिका में क्या है। तो जुडिशरी जो है, पहली बात तो इंडिया में 3 टियर स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय संरचना है न्यायपालिका की। पहले जो सबसे हायर कोर्ट होता है पूरे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट होता है। राज्यों में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होते हैं, और उच्च न्यायालय के नीचे भी क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, दो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो एक बार बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में ये लिखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो 7 जज और 1 चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 8 लोगों से मिलकर बनने वाली बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन समय समय पर इन जजेस का नंबर चेंज होता रहा है, और प्रेजेंट टाइम पर देखिए क्या है, प्रेजेंट टाइम पर 33 जज, 33 जजेस और प्लस 1 CJI लिख दिया है हमने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 33 तो जजेस हो गए और एक चीफ जस्टिस हो गए। तो टोटल जो है, अगर जो आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो टोटल 34 जज हो गए। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या CJI बनना है, तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि इंडिया का सिटीजन, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है कि 3 कंडीशन और हैं, और उनमें खास बात ये है कि पहली वाली कंडीशन तो आपको जरूर ही पूरी करनी है, और इन 3 में से कोई भी एक पूरी कर रहे हो आप, ठीक। तो या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल तक, ठीक है। हाई कोर्ट के अगर जो जज 5 साल तक रहे हो तब भी एलिजिबल हो। यदि ये कंडीशन नहीं है, भाई हाई कोर्ट के जज आप नहीं रहे 5 साल तक, तब भी बन सकते हैं। यदि आप एडवोकेट रहे हैं कहाँ के, हाई कोर्ट के, लेकिन कितने साल तक, 10 साल तक। तो या तो हाई कोर्ट के 10 साल तक वकील रहे हो, और या तो हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल, इसमें से कोई भी एक। या ये दोनों भी अगर जो आपके पास नहीं है क्वालिफिकेशन, तब भी कोई बात नहीं है। आप ज्यूरिस्ट होने चाहिए, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, राष्ट्रपति की नज़र में आप ज्यूरिस्ट, या ज्यूरिस्ट का मतलब होता है जो जस्टिस के बारे में जानता हो, न्याय के बारे में जानता हो। राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो इंसान है ये जो है जज बनने के काबिल है, एक अच्छा ज्यूरिस्ट है। तो इंडिया के आप सिटीजन हों, और इन 3 में से या तो हाई कोर्ट के जज 5 साल तक, वकील 10 साल तक, या राष्ट्रपति की नज़र में ज्यूरिस्ट होने चाहिए। इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लो, क्योंकि और लिखा है हमने, और इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, तो आप क्वालिफाइड हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो ओथ किसके सामने लेते हैं, शपथ किसके सामने लेते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है उनका, और अगर जो इस्तीफा देना हो उनको तो किसको देंगे इस्तीफा। तो ये तीनों चीज़ें प्रेसिडेंट के सामने होती हैं, मतलब शपथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, अपॉइंटमेंट भी इनको प्रेसिडेंट करेगा, और इस्तीफा अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को देना है वो भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो ध्यान रखना अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस होती है, एक कॉलेजियम सिस्टम है हमारे यहाँ पर। कॉलेजियम का मतलब होता है एक ग्रुप, और कितने लोगों का ग्रुप है, तो 5 लोगों का ग्रुप है, और ये 5 लोगों का जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं कॉलेजियम। तो 5 लोगों के ग्रुप में है कौन कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज और CJI 5 लोगों से मिलके जो मिलके बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ये जो 5 लोग हैं ये सलाह देंगे, एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और राष्ट्रपति इनकी सलाह पर अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को। ये मतलब सिंपल सी प्रोसेस है। अब ये जो है कॉलेजियम क्या होता है, और डीप में जानना है,
कैसे कैसे हुआ, केसेस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुए, तो ये डिटेल वाले वीडियो में। यहाँ के लिए इतना ही, ठीक है। तो कॉलेजियम क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। तो दूसरी बात एक और याद रख सकते हैं कि मिनिमम एज जो है आपकी कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। जैसे आपने लोकसभा में देखा था 25 साल होनी चाहिए सांसद बनने के लिए, यहाँ पर कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि टेन्योर या कार्यकाल कितना होगा। अगर जो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं तो रिटायरमेंट आपका कब होगा, तो 65 साल याद रखना, 65, ठीक है। तो 65 साल इनका टेन्योर होता है। जब तक 65 साल के ना हो जाएं तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे या सीजेआई रहेंगे, और उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो याद रखना 65 एज है। रिमूवल, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो देखिए रिमूव कैसे किया जा सकता है। संविधान में सिर्फ 2 ही आधार, 2 ही ग्राउंड इनके लिए दिए गए हैं इनको रिमूव करने के लिए, पद से हटाए जाने के लिए। पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। और मिसबिहेवियर का मतलब है कि कदाचार, कदाचार का मतलब है कि भ्रष्टाचार, समझ लीजिए कदाचार या भ्रष्टाचार। और इनकैपेसिटी का मतलब है कि इंसान मेंटली इनकैपेबल हो गया है, अक्षम हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये 2 ही ग्राउंड हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने के लिए, है ना। या तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का यदि उन पर आरोप लगा है तो फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उनको रिमूव किया जाएगा। हालांकि इसके रिमूव की जो प्रोसेस होती है पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से वोटिंग होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, है ना। लेकिन ये लंबी प्रोसेस है, वो ये डिटेल्ड वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने वाले 2 आधार बताओ, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इन दोनों आधारों का आरोप साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाएगा। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं। तो एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है मूल अधिकारिता, और आपको इसका आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 131 131 में दिया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल अधिकारिता या मूल पावर का मतलब क्या होता है, ऐसे केस जो सिर्फ और सिर्फ सीधे सुप्रीम कोर्ट में चल सकें और सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीधे कहीं नहीं चलेंगे, ना किसी हाई कोर्ट में ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ऐसे केसेस को बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है या मूल अधिकारिता है। तो मूल अधिकारिता किन किन मामलों पर होती है, तो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्यों की लड़ाई हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का जो डिस्प्यूट है, या एक राज्य का दूसरे राज्य से डिस्प्यूट है, तो ये जो मामले होते हैं ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय देखता है और ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ठीक है। ये जो मामले होंगे ये और कहीं नहीं कोर्ट में चलाए जाएंगे, ना किसी हाई कोर्ट में और ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट अधिकारिता, तो हमको पता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए जो ऑर्डर देता है उसको रिट कहते हैं, ठीक है। और रिट कितने टाइप की होती हैं, तो रिट जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। ये फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ये किस में है, किस आर्टिकल में है, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32 में है। मतलब आर्टिकल 32 ही आपको अधिकार देता है कि फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन हो तो आप सीधे कहाँ जा सकें, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। तो ये हो गई रिट ज्यूरिडिक्शन या रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की। और एक होती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी, इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। और इसका आर्टिकल आप जरूर ध्यान रखना है, आर्टिकल 131, रिट का 32, और सलाह वाला कौन सा है, आर्टिकल 143 143, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्या है, जब भी प्रेसिडेंट किसी लॉ के क्वेश्चन पर फंस जाए, कानून के प्रश्न पर फंस जाए और उसको समझ ना आ रहा हो कि भाई क्या करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज उसको सलाह देंगे। ये बात लिखी है आर्टिकल 143 में, और यही बात हमने लिख दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे या सलाह देंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद आ जाइए हाई कोर्ट पे। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, थोड़ी बातें यहाँ पर डिफरेंट होंगी
और बाकी की थोड़ी बहुत सेम होंगी सुप्रीम कोर्ट जैसी ही। तो जैसे वहाँ पर आर्टिकल 124 में लिखा है भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसे ही आर्टिकल 214 में लिखा है कि अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स एंड यूटीज। इसका मतलब क्या हो गया, एक साझा उच्च न्यायालय हो सकेगा 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटीज के लिए। इसका मतलब एक ही हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्य या यूटी के मामले एक साथ देख सकेगा, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही हाई कोर्ट जो है वो मतलब जैसे कि 2-3 राज्य हैं या यूटी हैं तो उनका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये है आर्टिकल 214। क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का, यदि आपको जज बनना है तो क्या होनी चाहिए, तो फिर वही बात, वहाँ पर सिटीजन था तो यहाँ पर भी आपको क्या होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। और जो 2 ये कंडीशन दी है इनमें से कोई एक आप पूरी कर रहे हो, या तो 10 साल आप जज रहे हो, जज कहाँ रहे हो, तो हाई कोर्ट के नीचे वाले किसी भी कोर्ट में आप 10 साल तक जज रहे हैं, या आप 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट या वकील रहे हैं। तो इन 2 में से 10 साल जज रहे हैं या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं, 2 में से कोई एक पूरी कर लो और भारत के नागरिक हो, तब आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो ओथ है, हाई कोर्ट के जो जज हैं वो शपथ किसके सामने लेते हैं, तो गवर्नर के सामने लेते हैं, राज्यपाल के सामने लेते हैं। और बाकी की जो दोनों चीजें हैं कि इनको अपॉइंट कौन करेगा या ये इस्तीफा अपना रिजिग्नेशन लेटर किसे देंगे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया जाता था, है ना, ऐसे यहाँ पर भी जो है हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इस्तीफा भी अगर जो ये देंगे हाई कोर्ट के जज तो किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, तो ध्यान रखना। उसके बाद अपॉइंटमेंट इनका कैसे होगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम था 5 लोगों का, ऐसे ही यहाँ पर भी कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो 3 लोग हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 2 सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। तो 2 सीनियर मोस्ट जज वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हो गए और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो 3 लोगों से मिलकर बनने वाली बॉडी को बोलेंगे कॉलेजियम सिस्टम। और ये 3 लोग एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को कि भाई ये इंसान सही है हाईकोर्ट का जज बनने के लिए। लेकिन ये जब एडवाइस भेज देंगे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जिस राज्य के हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के जजों को अपॉइंट करेगा, उस राज्य के गवर्नर से भी क्या कर लेता है, सलाह ले लेता है। तो ये बात ध्यान रखना है ना। और प्रेसिडेंट गवर्नर से और कॉलेजियम से सलाह लेकर हाईकोर्ट के जजों को क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि रिमूवल, तो इनको हटाया कैसे जाएगा हाई कोर्ट के जजों को, तो सेम यहाँ पर मैंने लिखा नहीं और यहाँ पर एक लाइन लिख दी, सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाता था और उनके लिए 2 ग्राउंड होते थे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता था, सेम वही हाई कोर्ट के जजों को भी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी 2 ही आधारों पर हटाया जा सकता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा। साथ साथ में जैसे वहां पर हमने देखा था कोई मिनिमम एज नहीं है, तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी कोई मिनिमम एज नहीं दी गई है। दूसरी बात, हाई कोर्ट का जो जज रहेगा वो कब रिटायर होगा, तो यहाँ पर रिटायरमेंट की एज आप ध्यान रखेंगे 62 ईयर है, 62 साल है, जबकि वहाँ पर कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में 65 है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पावर्स की, शक्तियों की। तो पावर्स, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ही क्या होता है, ऐसे मामले जो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में चलाए जा सकें और कहीं नहीं, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल अधिकारिता जो होगी, अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा के जो MP या सांसद हैं उनके इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, या MLA कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं ना, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या राज्यों के MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधान पार्षद। तो MLA या MLC या लोकसभा राज्यसभा के MP के इलेक्शन वाला डिस्प्यूट है तो सीधे वो कहाँ पर केस चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा। दूसरी बात, रिट ज्यूरिडिक्शन, जैसे वहां पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते थे, आप
जो है अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये राइट रखता है कि वो भी 5 प्रकार की रिट ही आपको जारी करता है। आर्टिकल जरूर ध्यान रखना कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी करता है, आर्टिकल 226। उसके बाद देखिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि भाई आर्टिकल 214 जो है वो ये कह रहा है कि एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकेगा दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या यूटी के लिए। तो हमारे यहाँ पर टोटल जो स्टेट हैं वो तो 28 हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, है ना। लेकिन क्योंकि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है इस वजह से टोटल हाई कोर्ट 25 ही हैं, 25 ही हैं। और ये जो 25 हैं इनमें से ये जो मैंने नाम लिखे हैं नीचे 25 हाई कोर्ट में, तो कॉमन वाले नेम हमने लिख दिए हैं कि एक हाई कोर्ट जो कॉमन वाला है, मतलब एक से ज़्यादा राज्य या यूटी को देखता है, और बाकी के जितने बच जाएंगे उन स्टेट्स के अपने अलग अलग होंगे। तो कॉमन वाले यदि आपको पता चल गए तो बाकी वाले जितने भी स्टेट होंगे उनका अपना अपना अलग हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कलकत्ता हाई कोर्ट, और कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वो 2 लोगों के मामले देखता है, वेस्ट बंगाल के और अंडमान निकोबार जो कि यूटी है। तो इन दोनों के मामले देखने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो भी जो है वो 2 राज्यों और 1 यूटी का मामला देखता है। 2 राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा स्टेट और 1 यूटी हमने लिखा है। डीएनएस मतलब दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही अभी यूटी है, तो इस यूटी का मामला और महाराष्ट्र और गोवा राज्य का मामला एक ही हाई कोर्ट के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। मद्रास हाई कोर्ट है ना, और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो 1 स्टेट के और 1 यूटी का मामला देखता है। तो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी यूटी का मामला मद्रास हाई कोर्ट देखता है। उसके बाद देखो केरला हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट जो है ये भी 1 स्टेट और 1 यूटी। तो भाई केरला नाम ही है तो केरल राज्य का देखेगा, और लक्षद्वीप क्योंकि पास ही में इसके पड़ता है लक्षद्वीप यूटी, तो लक्षद्वीप यूटी और केरल का मामला केरल हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। फिर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो इसके नाम में ही 2 राज्य आ गए, तो 2 राज्य के मामले देखेगा और 1 यूटी का मामला देखेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है ना, वो पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट और चंडीगढ़ यूटी का मामला देखेगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट 2 यूटी के मामले देखता है, एक तो जम्मू कश्मीर यूटी हो गया और एक लद्दाख यूटी हो गया, है ना। और लास्ट में जो हमने लिखा है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के मामले देखता है वो यही है हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्यों के मामले अकेले देखता है, तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों के मामले गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन वाले हमने पढ़ लिए। अब जितने बचे उनका सबका अलग अलग होगा। जैसे यूपी, तो यूपी का अलग हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसे ही सारे जो है अलग अलग वाले बच गए हैं, कॉमन वाले हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, अभी ये रब करेंगे और दूसरा जो है टॉपिक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपके सामने लिखा हुआ है इमरजेंसी आपातकाल। और इमरजेंसी या आपातकाल देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक है इसमें हमको ये सीखना है कि भाई इमरजेंसी इंडिया में कितने टाइप की हैं। तो इंडिया में इमरजेंसी या आपातकाल जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला दिया हुआ है आर्टिकल 352 352 में, और उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो है आर्टिकल 356 में दिया है 356 में, उसको प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, या प्रेसिडेंट रूल का दूसरा भी नाम होता है स्टेट्स इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, ठीक है। और तीसरा जो है इमरजेंसी वो आर्टिकल 360 में दिया है 360 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। तो एक एक करके जल्दी से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगाई जाएगी,
तो उसके लिए जो है एक तो एक्सटर्नल बेसिस दिया गया है, बाह्य मतलब बाहर से अगर जो कोई खतरा इंडिया पर है तब लगाई जा सकती है, और एक इंटरनल का मतलब आंतरिक, भारत देश के अंदर ही ऐसा कोई खतरा मौजूद है तब हम लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल वाले आधार पर बाहर से जो खतरे हैं वहाँ से दो का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर जो हमारा किसी दूसरे देश से वॉर या युद्ध हो जाता है तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब घोषित तरीके से वॉर नहीं है लेकिन फिर भी लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर क्या होता है कि वॉर डिक्लेयर नहीं करते कंट्री, है ना, लेकिन आपस में वॉर चलता रहता है, या मतलब दूसरे किसी देश ने आप पे अटैक कर दिया है ना। बहुत बार ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान के जो बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं उनको वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया गया और आपको लगेगा वो वॉर चल रहा है। तो अगर जो किसी दूसरे देश ने अटैक किया है लेकिन वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण। तो ये तो जो है ये दो आधार हो गए, एक तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब हमारा किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए या दूसरा देश हम पे अटैक कर दे तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इंटरनल आधार पर देश के अंदर क्या हो, तो अस्त्र शस्त्र लेके अगर जो लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें, देश के खिलाफ विद्रोह कर दें, आर्म्ड रेबेलियन, तब लगाया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्म्ड रेबेलियन है या सशस्त्र विद्रोह है ये हमेशा से संविधान में नहीं लिखा हुआ था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह पर एक लाइन लिखी हुई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। सिर्फ यही कि भारत के देश के अंदर अगर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है तब जो है इमरजेंसी नेशनल लगाई जा सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का मिसयूज किया है और इस वजह से इस इंटरनल डिस्टर्बेंस ये जो वर्ड है इसको जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, तो मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये जो वर्ड है इसको हटा ही दिया संविधान से। और संविधान में कोई चीज़ हटाई जाती है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि किया गया था 1978 में, उसके द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या लिख दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन या सशस्त्र विद्रोह। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नेशनल इमरजेंसी जो इंडिया में लगती है उसके 3 आधार बताइए, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ये अभी लिखे हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर जो नेशनल इमरजेंसी लागू है तो फिर इंडिया में होगा क्या। तो आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं उस समय। अब क्योंकि इंडिया को पहले क्या करना है, इन खतरों से निपटना है, फंडामेंटल राइट तो बाद की बात है, आपको बाद में दिए जाएंगे। इस वजह से क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सिर्फ ये वाले जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 वाले, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। इनको छोड़ के बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंडिया में कब कब लगी है। तो देखिए 1962 में आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था या युद्ध हुआ था, तो उसको बोलते हैं चाइनीज एग्रेशन इन द अरुणाचल। और तब जो है 1962 में अरुणाचल ये जो वर्ड है ये नहीं बोलते थे, अरुणाचल की जगह पर हम लोग लिखते थे नेफा, है ना, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये जो नेफा था उसी का नाम चेंज होके अभी क्या हो गया है, अरुणाचल हो गया है। तो चाइना ने अरुणाचल पर अटैक किया था, इस वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1962 में। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी लगी 1971 में, और 1971 जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश एक नया कंट्री बन गया, है ना। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। 1971 के युद्ध के बाद ही जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नामक एक नया देश बना। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था तो 1971 में, वही मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अटैक बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई।
1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने, ये याद रखना, इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी 25 जून 1975 को। और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर जब उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी लगाई, तब खास बात ये है कि 1971 वाली इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, ये चल ही रही थी। और साथ साथ में उन्होंने क्या किया, 25 जून 1975 को तीसरी इमरजेंसी भी लगा दी। तो ये दोनों इमरजेंसियां 1971 वाली और 1975 वाली साथ साथ चलेंगी, और साथ साथ जो खत्म होंगी वो कब खत्म होंगी, मार्च 1977 में खत्म होंगी। और 1962 वाली देखो इमरजेंसी कब खत्म हुई थी, जनवरी 1968 में खत्म हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बहुत ही शॉर्ट में समझा है नेशनल इमरजेंसी। अब इसको नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है, राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेशनल इमरजेंसी को संसद से पास कराना पड़ता है क्या, और पार्लियामेंट जब पास कर देती है तो कितने दिन नेशनल इमरजेंसी चलेगी, वो सारी बातें डिटेल्ड वाले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट में। उसके बाद देखिए आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा किसी राज्य में, और कब लागू किया जाएगा, इफ प्रेसिडेंट फील्स दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यदि राष्ट्रपति को लगता है कि जो राज्य है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, राज्य या स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तब प्रेसिडेंट ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल। तब राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं उस राज्य में, लेकिन इसके लिए उस राज्य के गवर्नर को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। इसका मतलब अगर जो किसी राज्य का शासन संविधान के तहत नहीं चल रहा है तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा कि सर देखिए इस राज्य का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। तब राज्यपाल के रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट उस राज्य में क्या घोषित कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल जब डिक्लेयर किया जाता है तब क्या हो जाता है, हो ये जाता है कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे कह दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है राज्य को चलाना, अब राष्ट्रपति महोदय चलाएंगे, क्योंकि तुम जो चला रहे हो वो सही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। तो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर दी जाती है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति ले लेता है, और राष्ट्रपति उस राज्य को चलाता है। तो और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं और क्या क्या हो सकता है वो, लेकिन यहाँ पर नहीं क्योंकि रिवीजन वीडियो है। और ये कब कब लागू हुआ, तो देखिए 100 से ज़्यादा बार जो है ये लागू हो चुका है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, तो ये अभी तक इंडिया में एक भी बार लागू नहीं हुई है, एक बार लागू होते होते बची थी। पहली बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कब होती है, जब इंडिया की क्रेडिट का सवाल हो, साख का सवाल हो, तब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है। और 1991 ऐसा वर्ष था जब जो है इंडिया को लगा था कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें इतना पैसा नहीं बचा था कि हम बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर पाएँ या ख़रीद पाएँ। तो उस टाइम पर ये सिचुएशन बनी थी, लेकिन वो फिर संभल गई। इस वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी या राष्ट्रीय ये जो वित्तीय आपातकाल है ये इंडिया में एक बार भी नहीं लागू हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं इमरजेंसी में हमने देखी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वेश्चन जो है वो यहीं से फ्रेम होंगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर जो बहुत ज़्यादा जानना है तो नेशनल इमरजेंसी का ही लेक्चर 1.5 या 2 घंटे चलता है एक, तो वो डिटेल्ड वाले वीडियो में और सारी देखिए बातें करेंगे। यहाँ पर रिवीजन पर्पज से तेज़ी से हम लोग बस ये जान जाएं, जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। और ये मैं सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये रिवीजन वीडियोस जो ये प्लेलिस्ट बनाई गई है, यदि आप ये देखेंगे तो आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, एनडीए, सीडीएस, एमटीएस, पुलिस, है ना, कोई भी हो, आप जाएंगे तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिलना तय है। आप खुद ही देख के जब एग्ज़ाम दे के आना, और आपको क्वेश्चन इससे अगर जो फंस जाए वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो कमेंट करके आप बताना। ठीक है,
अभी मैं इसको रब करता हूँ और दूसरा टॉपिक लिखता हूँ।